नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत की जाए तो देश भर में आज महाशिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भक्तों का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के 14वें दिन अंधेरे पखवाड़े में हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, बेर और भांग चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य सरकारों की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रतिबंध और दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं काठमांडू का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर तो आमतौर पर महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों तीर्थ यात्रियों से भरा रहता है। इस साल स्वास्थ्य संकट के कारण लोगों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक किया गया। हर साल की तरह इस बार भी उत्तराखंड के हरिद्वार में हजारों शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि के अवसर पर पावन डुबकी लगाई। हरिद्वार में आयोजित कुंभ 2021 मेले में आज महाशिवरात्रि को पहला शाही स्नान है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा की। एक श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ प्राचीन समय से शिवरात्रि का मेला लगता है। लोग यहाँ दर्शन के लिए रात से ही लाइन में लग जाते हैं। असम के गुवाहाटी के प्राचीन शुक्रेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की। ऐसी मान्यता है कि शिव का अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जल से प्रसन्न होने वाले देव है, इसीलिए शिवलिंग का जलाभिषेक करने की परंपरा है। शहद, गन्ने का रस, नारंगी का रस, अंगूर का रस और नारियल पानी से भोले बाबा का अभिषेक करने से धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति भी होती है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज वाली पहली खेप हाल ही में कनाडा पहुंची। कनाडा ने इसके लिए भारत का आभार प्रकट किया है। यहाँ ग्रेटर टोरंटो में बिल बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और उन्हें धन्यवाद कहा गया है। भारत ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में जिस तरह दुनिया भर के देशों की मदद की है, उसकी संयुक्त राष्ट्र तक ने प्रशंसा की है। भारत अब तक कई देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन मुहैया करा चुका है। इनमें कनाडा भी शामिल है। जल्द ही पाकिस्तान को भी भारत फ्री में कोरोना वैक्सीन देने जा रहा है। अब कई देश भारत की खुले दिल से तारीफ करने लगे हैं। कनाडा में लगे इन बिल बोर्ड पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लिखा गया है, कनाडा को कोविड वैक्सीन देने के लिए धन्यवाद, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की ओर से कनाडा को वैक्सीन की 20 लाख डोज दी जा रही है। इसकी कनाडा की सरकार ने भी खुले दिल से प्रशंसा की है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस महीने के शुरुआत में कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो से बात की थी। इस दौरान उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया था कि भारत कनाडा के कोरोना टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर दुनिया कोविड-19 को जीतने में कामयाब रही तो यह भारत की जबरदस्त दवा क्षमता के कारण संभव होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने दुनिया के साथ इस क्षमता को साझा करने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल युवाओं में ई बुक्स बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। इसी कारण किंडल संस्करण गीता के विचार से अधिक युवाओं को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मैं विशेष रूप से अपने युवा मित्रों से भगवत गीता पर एक नजर डालने का आग्रह करूंगा। उपदेश बेहद व्यवहारिक है और भरोसेमंद है। आज के जीवन में गीता शांति प्रदान करेगी। पीएम मोदी बोले, गीता की सुंदरता उसकी गहराई, विविधता और नम्रता में है। आचार्य विनोबा भावे ने गीता को एक ऐसी माता के रूप में वर्णित किया जो उसे ठोकर लगने पर अपनी गोद में ले लेती है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, महाकवि सुब्रमण्यम भारती जैसे महान लोग गीता से प्रेरित है। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान स्वामी चिदभवानंद जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मन, शरीर, हृदय और आत्मा, उनका जीवन भारत के उत्थान के लिए समर्पित था। पीएम मोदी ने स्वामी चिदभवानंद की भगवत गीता की किंडल संस्करण के समारोह पर कहा, गीता हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें सवाल करने के लिए प्रेरित करती है, यह डिबेट को प्रोत्साहित करती है और हमारे दिमाग को खुला रखती है। गीता से प्रेरित कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति हमेशा स्वभाव से दयालु और लोकतांत्रिक होगा। यह आयोजन स्वामी चिदभवन जी की भगवत गीता की 5 लाख से अधिक प्रतियों को बिकने के बाद किया जा रहा है। स्वामी चिदभवन जी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के तिरुपराईथुराई में श्री रामकृष्ण तपोवन आश्रम के संस्थापक। स्वामी जी ने 186 पुस्तकों और साहित्यिक रचना की सभी विधाओं को लिखा है। गीता पर उनका विद्वतापूर्ण कार्य इस विषय पर सबसे व्यापक पुस्तकों में से एक है। आपको बता दें कि गीता का उनका तमिल वर्जन 1951 में छपा था। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान दिन भर सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ रेल व सड़क परिवहन को भी रोका जाएगा। मोर्चा 17 मार्च को विभिन्न ट्रेड यूनियनों, बस व ट्रक ऑपरेटर यूनियनों के साथ बैठक कर सहयोग की अपील करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया। बुधवार हुई बैठक के बाद मोर्चा के नेता बूटा सिंह बुर्जगिल ने बताया कि आंदोलन लंबा चलना है। दिल्ली और संसद कूच का भी कार्यक्रम होगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। 15 मार्च को विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध रेलवे स्टेशनों के बाहर होने वाले प्रदर्शन में भी मोर्चा भी शामिल होगा। 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ कार्यक्रम किया जाएगा। विभिन्न मंडियों में प्रदर्शन कर वहां के एसडीएम डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें मुख्य मुद्दा जमाबंदी और फर्द को लेकर जो अनिवार्यता लागू की गई है, इसका विरोध किया जाएगा। 23 मार्च को भगवत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का शहीदी दिवस मनाया जाएगा। 28 मार्च को होली के दिन तीनों कृषि कानूनों की धरना स्थल पर होली जलाई जाएगी। बता दें कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और यहाँ तक कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा अब भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीते दिन हुए कथित हमले का मामला अब चुनाव आयोग पहुंच गया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी ने चुनाव आयोग मामले की शिकायत करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। इससे पहले टीएमसी ने ऐलान किया कि वह आज भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। ममता पर हमले की शिकायत करने तृणमूल नेता चुनाव आयोग पहुंचे। तब पुलिस ने तृणमूल नेता शेख सोफिया की शिकायत पर मामले में केस दर्ज कर लिया। टीएमसी ने इसे हमला और राजनीतिक साजिश बताया है, साथ ही इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि 9 मार्च को चुनाव आयोग ने डीजीपी को बदल दिया। 10 मार्च को भाजपा सांसद दिलीप घोष पोस्ट करते हैं कि आप समझ जाएंगे 5 बजे के बाद क्या होने वाला है, और 6 बजे ममता दीदी पर हमला हो जाता है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सच्चाई सभी के सामने आए। भाजपा भी मामले में की जा रही राजनीति को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेगी। इससे पहले तृणमूल नेता पार्थ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कुछ कायर लोग लगातार ममता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होंगे। यह हमला एक साजिश थी। उन्होंने कहा कि पहले राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी को बदल दिया गया, उसके बाद राज्य के डीजीपी को हटा दिया गया और अब यह घटना हुई। यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिनमें पहले की तरह महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बता दें कि नागपुर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1513 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते नागपुर में शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,43,726 तक पहुंच गया। अब तक यहां 4,877 लोगों की मौत भी दर्ज की जा चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि ठीक 1 साल पहले इसी दिन नागपुर में पहला कोविड मरीज पाया गया था। महाराष्ट्र में बुधवार को 13,659 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जो देश के दैनिक नए मामलों का लगभग 60% है। विशेष रूप से महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु सहित 6 राज्यों ने पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस मामलों में 85.91% का इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 22,52,057 तक पहुंच चुकी है। बता दें कि राज्य में पिछले साल 8 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण के 13,395 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। उसके बाद से दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को कुल 9,913 मरीज स्वस्थ हो चुके थे, जिसके बाद संक्रमण के बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 20,99,207 तक पहुंच गया था। राज्य में अभी 99,000 लोग सक्रिय बताए गए हैं।
बेंगलुरु में खाने का ऑर्डर कैंसिल करने पर महिला पर हमला करने वाले डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु डीसीपी ने इसकी पुष्टि की है। ये घटना मंगलवार रात की है, जब खाना मंगवाने के लिए जोमेटो पर दिए ऑर्डर को रद्द कराने के बदले मॉडल को डिलीवरी बॉय की बदतमीजी झेलनी पड़ी थी। मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट हितेशा चंद्रानी को मंगलवार को बहुत बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा। खाना मंगवाने के लिए जोमेटो पर दिए ऑर्डर को रद्द कराने के बदले उन्हें बदतमीजी झेलनी पड़ी और चेहरे पर घूसा खाना पड़ गया। इसके चलते हितेशा की नाक की हड्डी टूट गई। हितेशा ने आपबीती बताते हुए अपना वीडियो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डाल दिया था। कुछ ही देर में यह वीडियो साइट्स पर वायरल हो गया। वीडियो में हितेशा ने बताया कि डिलीवरी बॉय के हमले से उनकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है और नाक से रह रहकर खून बह रहा है। जोमेटो ने कहा कि वह मामले की पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है, साथ ही पीड़ित महिला को चिकित्सकीय सहायता के लिए कार्य कर रहा है। जोमेटो ने हितेशा को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने के लिए आभार जताया। इंटरनेट मीडिया पर महिला की इस वीडियो के वायरल होते ही जोमेटो कंपनी की तरफ से बयान आया। कंपनी ने इस घटना के लिए पीड़ित महिला से माफी मांगी है। आपको बता दें कि इंटरनेट मीडिया पर इस वीडियो के सामने आते ही लोग हैरान तो हैं, इसके साथ ही डिलीवरी बॉय के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पर्यटकों की एक बस खाई में गिर गई। इसमें सवार कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और बचाव कर्मियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि यह बस पश्चिमी जावा के सुबांग शहर से इस्लामिक जूनियर हाई स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के एक समूह को बुधवार को प्रांत के तासिकामलय जिले में एक तीर्थ स्थल से लेकर लौट रही थी, तभी यह दुर्घटना घटी। स्थानीय पुलिस प्रमुख एको प्रोसेतो रोबियांतो ने यह जानकारी दी है। रोबियांतो के अनुसार सुमेदांग जिले में ढलान वाले इस इलाके में चालक बस को नियंत्रित नहीं कर पाया। इसके चलते बस 20 मीटर गहरी खाई में गिर गई। उन्होंने यह भी बताया कि हादसा क्यों हुआ, पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। वह दुर्घटना में बचे लोगों ने बताया कि बस का ब्रेक फेल हो गया था। बादुंग तलाश एवं बचाव एजेंसी के प्रमुख देदेन रिहावांश ने जानकारी दी। 27 शवों और 39 घायल लोगों को एक अस्पताल और पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। इनमें एक युवा लड़के का शव भी शामिल है, जिसे गुरुवार सुबह मलबे से बाहर निकाला गया। उन्होंने ये भी बताया कि घायलों में से 13 की हालत बहुत गंभीर है। मरने वालों में बस का ड्राइवर भी शामिल है। इंडोनेशिया में खराब सुरक्षा मानक और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले डराने लगे हैं। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 22,854 नए मामले सामने आए और 126 लोगों की मौत हो गई। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के 22,854 नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,12,85,561 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 126 मरीजों की जान जा चुकी है, जिसके चलते देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,58,189 हो गई है। इससे एक दिन पहले बुधवार को कोरोना वायरस से 133 लोगों की जान गई थी। बता दें कि कई दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले 18,000 से अधिक आ रहे थे। मंगलवार को आई मामूली गिरावट के बाद एक बार फिर कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 22,854 पहुँच गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को कोरोना टीके का पहला डोज लगाया है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि यह बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी मां ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। मैं हर किसी से आपके आसपास के लोगों की मदद करने और उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने का आग्रह करता हूँ, जो टीका लगवाने के पात्र है। गत दिनों गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हीराबा के छोटे पुत्र पंकज मोदी से हीराबा को कोरोना का टीका लगाने के संबंध में संपर्क किया था। पंकज मोदी ने तब कहा था कि इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा कर निर्णय किया जाएगा। आपको बता दें कि हीराबा ने गांधीनगर में कोरोना का टीका लगवाया। गत 3 जनवरी को कोरोना की 2 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी थी। 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ, वही दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च से हुई। अब आम लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण शुरू हो गया है। फिलहाल 60 साल से ऊपर के लोगों और गंभीर रोग वाले 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है।
इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।